मणिपुर की हिंसा हो, बंगाल की वॉयलेंस हो या दिल्ली की राइट्स हो, इन सारे दंगों को रोकने में नाकाम रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीर पर होम मिनिस्टर बड़े बड़े भाषण तो दे देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन पहलगाम में कैसे इतना बड़ा अटैक हो जाता है, इसकी किसी को खबर नहीं लगती और ना ही इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ली जाती। अपने भाषण में अमित शाह जी कहते हैं कि बंगाल सरकार फेंसिंग के लिए लैंड नहीं दे रही है, इसलिए ये रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में आने से रोक नहीं पा रहे हैं। इस 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने रियो लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। लेकिन जो घुसपैठिए ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? घुसपैठ करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इन्हें तो डिपोर्ट कर सकते हो। इन्हें डिपोर्ट करने से आपको कौन रोक ले रहा है? लेकिन बात यह है कि देश को चलाने से ज्यादा इनका फोकस इस बात पे रहता है कि कब किस ऑपोजिशन लीडर के पीछे ईडी सीबीआई लगानी है। Arvind Kejriwal was placed under arrest by the Enforcement Directorate. Hemant Soren has been placed under arrest. कब कैसे कौन सी ऑपोजिशन पार्टी को तोड़ा जाए और किसके एमएलए खरीदे जाएं, इसीलिए तो इनको देश का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह जी को बहुत सारे लोग मोदी जी का सक्सेसर मानते हैं और ये कहा जाता है कि मोदी जी के बाद देश के पीएम अमित शाह ही बनेंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है ये देखना कि अमित शाह जी का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है। क्या वो एक सक्सेसफुल होम मिनिस्टर रहे हैं और क्या अमित शाह भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? आइए देखते हैं। 1 जून 2019 को मोदी गवर्नमेंट 2.0 में अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बनते हैं और इसके ठीक 2 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। यह रेजोल्यूशन था अब्रोगेशन ऑफ 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। 370 सदियों से बीजेपी के एजेंडा में था, लेकिन ये इतना कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा था कि बीजेपी ने पहले कभी भी इसमें हाथ नहीं लगाया। कश्मीर के तो लीडर्स तक ये कहते थे कि चाहे कोई भी सरकार बन जाए, 370 को कोई छू नहीं सकता है, हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएंगे। लेकिन 2019 में बीजेपी के पास नंबर्स भी थे और मौका भी, और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया और जम्मू एंड कश्मीर से 370 को अब्रोगेट कर दिया। साथ ही जेएनके और लद्दाख को भी अलग अलग कर दिया और दोनों को ही यूनियन टेरिटरीज बना दिया। 370 का अब्रोगेशन इतना कंट्रोवर्शियल था कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद पूरे देश में डंके भड़क सकते थे। कश्मीर में हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करी हुई थी, ऐसे एलिमेंट्स को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। देखो, जिस तरीके से 370 को हटाया गया था, इससे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है, इसलिए इसकी लीगैलिटी पर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। लेकिन अगर आप इसकी मोरालिटी पर बात करो तो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की पूरी लीडरशिप को हाउस अरेस्ट किया गया, पूरे कश्मीर को बंद किया गया, इंटरनेट शटडाउन किए गए, ये अप्रोच कुछ लोगों को क्वेश्चनेबल लग सकती है। हालांकि मेरे हिसाब से ये इशू बिना आयरन हैंड के कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता था। ये अमित शाह की एज अ होम मिनिस्टर पहली और सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। 370 हटने के सिर्फ 3 महीनों के बाद अमित शाह राज्यसभा में एक बड़ा भाषण देते हुए कहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लाया जाएगा, और उसके अगले महीने यानी दिसंबर 2020 में सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर देती है। हालांकि इंडियन मुस्लिम का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लेफ्ट इकोसिस्टम ऐसा नैरेटिव पुश करता है कि इसके अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये प्रोटेस्ट अमित शाह के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था। दिल्ली के शाहीन बाग में इन प्रोटेस्ट का सेंटर बन जाता है, जहां मुस्लिम वुमेन प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली के मथुरा रोड को 4 महीने तक ब्लॉक करके रखते हैं। इन लोगों का वहां से उठने का कोई इरादा नहीं था और ना ही सरकार के पास इसका कोई सोल्यूशन नजर आ रहा था। वो तो अचानक से इसके बाद कोविड का लॉकडाउन आ गया, तब जाकर इन लोगों को वहां से हटना पड़ा। लेकिन उस टाइम तक ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी काफी बड़े हो चुके थे। इन प्रोटेस्ट को काफी इंटरनेशनल कवरेज मिल चुका था और लॉकडाउन लगने से 1 महीने पहले दिल्ली में दंगे भी हो चुके थे, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। और ये अमित शाह का पहला और सबसे बड़ा फेलियर था। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कंट्रोल होम मिनिस्टर के अंडर आता है, इसीलिए इन दंगों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अमित शाह के कंधों पे जाती है। और अगर आपको याद हो तो जब ये दंगे चल रहे थे, उसी टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की विजिट पर थे, जो इस फेलियर को और ज्यादा बड़ा बना देता है। सीएए प्रोटेस्ट नैरेटिव के लेवल पर भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि वो इस बिल को जनता में अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे और ना ही लेफ्ट के नैरेटिव को काउंटर कर पा रहे थे। सरकार में कोई लीडर कहता था कि देश में एनआरसी नहीं होगा, कोई कहता था कि कराएंगे जरूर। इनफैक्ट खुद अमित शाह ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा था कि सीएए के बाद एनआरसी को लाया जाएगा। लेकिन सरकार ये कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि एनआरसी की इंडिया में क्यों जरूरत है। क्या आपको पता है कि 2005 में पाकिस्तान से 15 लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आए थे, जिसके बाद वो कहां गायब हो गए ये किसी को नहीं पता। उन 15 में से आज तक सिर्फ 4 लोग ट्रेस हो पाए हैं, बाकी 11 लोग आज भी गायब हैं। चलो, ये तो काफी पुरानी बात हो गई। अभी पहलगाम
के बाद हमने देखा था कि भारत में कितने पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं। जिन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो इंडिया में आके वोट भी डाल रहे हैं। इसी तरह से इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी काफी पोरस है, इसे पूरी तरह से फेंस नहीं किया जा सकता। और हमें पता है कि इंडिया में लाखों बांग्लादेशी इलीगली रहते हैं, स्पेशली असम और वेस्ट बंगाल के अंदर। अब तो 11 साल से बीजेपी की सरकार है, जिसमें पिछले 6 सालों में अमित शाह देश के होम मिनिस्टर है, तो उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे चल रहा था? हमें लगता था कि इंडिया में इलीगल रोहिंग्याज एक प्रॉब्लम है, लेकिन कितने पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं, इतना फ्रीली आ जा सकते हैं, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। और एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हमें एनआरसी की जरूरत है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सरकार लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाई और लेफ्ट ने इसे एक ह्यूमन राइट इशू बना दिया। सरकार इन प्रोटेस्ट को रोकने में बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। कोविड की वजह से प्रोटेस्ट अपने आप ही डाउन हो गए, सरकार इसमें कुछ एग्जैक्टली कर नहीं पाई। सीए प्रोटेस्ट के कुछ महीनों के बाद शुरू होते हैं फार्म प्रोटेस्ट। सितंबर 2020 में सरकार फार्मर से जुड़े हुए 3 बिल इंट्रोड्यूस करती है, जो दोनों ही हाउसेस में पास भी हो जाते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट पंजाब में फार्मर्स प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाते हैं। इन प्रोटेस्ट की प्लेबुक भी एग्जैक्टली शाहीन बाग की तरह थी, लेकिन इन प्रोटेस्ट का जो लेवल था वो शाहीन बाग से 10 गुना बड़ा था। फार्मर्स ने दिल्ली के मेजर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया था। इन प्रोटेस्ट को भी लेफ्ट मीडिया से काफी सपोर्ट और कवरेज मिल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे खूब कवर किया, लेकिन इन प्रोटेस्ट का असली मोटिव तब सामने आता है जब सरकार फार्म लॉज में चेंजेस करने के लिए राजी हो जाती है, जो फार्मर्स की ओरिजिनल डिमांड थी। लेकिन इसके बाद भी ये प्रोटेस्ट रुकते नहीं है। फार्म प्रोटेस्ट के जो लीडर थे अब वो डिमांड करने लगे कि सरकार पूरे के पूरे फार्म लॉज को वापस ले ले। 26 जनवरी 2021 को ये पूरा इंसिडेंट होता है। इनिशियली ये प्रोटेस्टर्स क्लेम कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन बाद में इस तरह की भी कुछ स्टेटमेंट इन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच में से निकल के आती हैं, जिससे क्लियर हो गया था कि इन प्रोटेस्ट का इंटेंशन बीजेपी की सरकार को गिराना है। और यही रीजन था जिसकी वजह से सरकार को ये लॉज को वापस भी लेना पड़ा। 2024 इलेक्शन के बाद भी राकेश टिकैत ने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई, और रहेगी चूक। अरे अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो तुम। ये फिर से अमित शाह का एज अ होम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा और फिर से सरकार ने वही सारी मिस्टेक्स को रिपीट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो सरकार इन लॉस को लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाई और उसके बाद सही नैरेटिव सेट करने में भी एकदम बैकफुट पे दिखी। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ये सारे रिफॉर्म्स को ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इसे काउंटर नहीं कर पाई। बड़े बड़े जितने भी फार्मर इश्यूज को समझने वाले लोग हैं, वो एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि फार्म लॉज एक काफी अच्छी चीज है, उसको लाने का तरीका चेंज करके उसे लाना जरूर चाहिए, लेकिन बीजेपी इस चीज को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाई। लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर भी ये सरकार का फेलियर था कि दिल्ली के मेजर बॉर्डर्स को 1 साल तक ब्लॉक करके रखा गया। इन प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनने दिया गया और इससे भी बड़ा फेलियर ये था कि इन फार्म प्रोटेस्ट के बाद ही पंजाब में दोबारा से खालिद मूवमेंट का एक रिवाइवल शुरू हो गया। खालिद मूवमेंट का रिवाइवल मेरे हिसाब से अमित शाह के टेन्योर का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। ये मूवमेंट कुछ सालों पहले तक इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में एक बार फिर से इसका रिवाइवल हुआ है। और ऐसा रिवाइवल हुआ कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग 2022 में इंडिया में वापस आते हैं, उसे लोगों की तरफ से लोकसभा भेज दिया जाता है 2 लाख वोटों के मार्जिन से जिता के। और यहीं से ही अमित शाह के लिए प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो गई। 2023 में अमित शाह के सामने 2 बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। मई 2023 में मणिपुर की कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में वॉर क्लैश स्टार्ट हो गए थे और ये क्लैश इतने बढ़ गए कि एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई, जिसमें 250 से ज्यादा जा चुकी है। मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी जो इन क्लैश को कंट्रोल करने में एकदम फेल हो चुकी थी। इनफैक्ट खुद सीएम बीरेंद्र सिंह पर भी वॉर भड़काने के एलिगेशन लग रहे थे। इन क्लैश के शुरू होने के 20 महीनों बाद जाके सीएम ने इस्तीफा दिया, तब जाके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है जिसकी 41% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ऑलरेडी चिकन स्नैक का फायदा उठा के नॉर्थ ईस्ट में चाइना को इनवाइट कर चुका है। कुछ सोर्सेज के हिसाब से सीआईए इस रीजन में क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कॉन्स्पिरेसी कर रही है और ये बात शेख हसीना खुद अपने मुंह से कह चुकी है। इनफैक्ट मणिपुर की कुकी कम्युनिटी भी मेजरली क्रिश्चियन कम्युनिटी है और ऐसे में इस मणिपुर के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होना किसी खतरे से खाली नहीं थी। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने में 20 महीनों का समय लिया। इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो शुरू से ही इनफेक्टिव नजर आ रही थी। तो उस हिसाब से हमारे होम मिनिस्टर को बहुत ही पहले वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था। मणिपुर से थोड़ी दूर में ही वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल न्यूज में रहा है अपनी पॉलिटिकल वॉइस के लिए। बंगाल में भी अगर पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो 40-50 लोग तो ऐसे ही दिए जाते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वहां करीब 700 पॉलिटिकल वॉइस के इंसिडेंट हुए थे। 700, जरा सोच के देखो। 23 लोग तो सिर्फ पोलिंग डे पर ही मारे गए थे।
होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में वहां पर 650 इंसिडेंट हुए थे, जिसमें टोटल 57 वर्कर्स मारे गए थे, 27 बीजेपी के और 25 टीएमसी के। इसी साल के देख लो, वक्फ एक्ट आते ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें स्पेसिफिकली हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया गया। एक केस में तो मुस्लिम मॉब ने एक घर में घुस के हरगोविंद दास और उसके बेटे को कुल्हाड़ी से मारा। इन टारगेटेड के डर से टोटल 400 से ज्यादा हिंदूज को अपना घर छोड़ के वहां से भागना पड़ा। और ये तो ऑफिशियल फिगर है, खुद अपने स्टेट में वो लोग रिफ्यूजी बन के आज घूम रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस स्टेट में इतनी एनार्की है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? क्या फायदा आपकी 56 इंच की छाती और चाणक्य की नीति का? कोई मुझे बताए कि बीजेपी ने बंगाल में कड़ी निंदा के अलावा क्या स्टैंड लिया है, खुद अपने वर्कर्स की पर इन्होंने क्या किया है? इसीलिए मुझे ये भी अमित शाह का एक बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है। अभी बिल्कुल थोड़े ही टाइम पहले पहलगाम अटैक हुआ। कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। 370 हटने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन जम्मू में टेरर के अटैक शुरू हो गए थे, और फिर इस साल पहलगाम का अटैक हुआ, जिसे इंटेलिजेंस का एक मेजर फेलियर कहा जा सकता है। उसके बाद जिस तरह से इंडिया में इलीगली रह रहे पाकिस्तानियों का पता चला, उसकी बात तो मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ। 370 हटाने का जितना क्रेडिट अमित शाह को मिलना चाहिए था, उतना क्रिटिसिज्म भी वो इन इंसिडेंट के लिए डिजर्व करते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि अमित शाह के पूरे टेन्योर में एक भी चीज अच्छी नहीं हुई है। 370 के बाद अमित शाह की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है इंडिया से नेक्स्ट को साफ करना। ये मैप देखो, 2013 में इंडिया का रेड कॉरिडोर कुछ ऐसा दिखता था। इंडिया के टोटल 182 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे। इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता था कि पशुपति से लेकर तिरुपति तक नक्सलबाड़ी इलाका है। और आज ये मैप कुछ ऐसा दिखता है। जिसे एक टाइम पर कॉरिडोर कहा जाता था, वो आज कुछ पॉकेट्स में सिमट के रह गया है। इनफैक्ट कुछ ही टाइम पहले जब पहलगाम के बाद सबका ध्यान कश्मीर में था, उसी टाइम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस्तर में एक ऑपरेशन कर दिया था, जिसमें 30 नक्सलियों को एलिमिनेट कर दिया गया था। इन्हीं में से एक नक्सल के टॉप कमांडर था बसवराज। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसकी वजह से अब बस्तर 25 साल बाद सेंटर की रेड लिस्ट से बाहर आया है। बस्तर अब डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेगेसी वाली लिस्ट में ऐड हो चुका है। ये उन एरियाज की लिस्ट होती है जहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब देश के सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बचे हैं, और अमित शाह ने कहा है कि अगले साल 31 मार्च से पहले इन सभी डिस्ट्रिक्ट को भी फ्री कर दिया जाएगा। और इसके लिए अमित शाह क्रेडिट डिजर्व करते हैं, क्योंकि जितना रिलेंटलेसली उन्होंने लेफ्ट विंग को खत्म करने के लिए काम किया है, उतना उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। ऐसे ही कई नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स ने भी पिछले कुछ सालों में लगातार सरेंडर कराए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पर भी काफी हद तक कंट्रोल पाया गया। पिछले साल मणिपुर में भी ऐसे 40 से ज्यादा कैडर्स ने होम मिनिस्ट्री की सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंडर सरेंडर किया था। इसके अलावा एमनेस्टी और ऑक्सफॉर्म जैसे एनजीओ की फॉरेन फंडिंग को फ्रीज करना भी काफी अच्छा स्टेप है, जो इंडिया में पेड प्रोपेगेंडा चलाते थे। तो ये सारे कुछ अच्छे कदम है जिसके लिए अमित शाह क्रेडिट डिजर्व करते हैं, लेकिन जो बाकी सारी चीजें मैंने बताई वो अमित शाह की